हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को, और ये MGKVP के थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि MGKVP थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर में कब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं यहाँ मेंशन की हूँ, तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। और हम एक एक करके सारे आंसरों को देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस तरह के नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे जो प्रश्न है पहले मैं वो यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, योजना विधि के गुण दोष बताइए। दूसरा प्रश्न है, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि की तुलना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि के बारे में बताइए। तो तीनों जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर कब कब पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपके 18 और 23 में पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन आपके 18 और 23 में पूछा है। थर्ड क्वेश्चन आपके 20 और 23 में पूछे गए हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिल ही जाते हैं पेपर में, अगर आपका ये पेपर है तो। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो अदर शिक्षण के स्टूडेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी मैं बता दूं कि ये जो विधियां हैं, देखिए वो आपकी सारे में सेम ही रहेंगी। यानी ऐसा नहीं कि योजना विधि किसी के लिए चेंज हो जाएगी, संस्कृत के लिए, भूगोल शिक्षण के लिए, इतिहास शिक्षण के लिए, हिंदी शिक्षण के लिए, विज्ञान शिक्षण के लिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर कोई मेथड है तो वो सारे में काम करेगा। तो ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं कि आपका कोई भी शिक्षण होगा आपको ये फ़ायदा ही देने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, योजना विधि के गुण दोष बताइए। तो यहाँ पे उत्तर में आप लिखेंगे योजना विधि हेडिंग डाल के कि योजना विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई है। और इसको मैं जहाँ पे समझाने लायक चीज़ें होंगी वो समझाती रहूँगी, तो ध्यान दीजिएगा। तो योजना विधि को प्रोजेक्ट विधि और परियोजना विधि या प्रयोजन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अदर नाम क्या क्या आप कह सकते हैं योजना विधि को, यहाँ पे मैंने बता दिया है। प्रोजेक्ट विधि भी आएगा तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परियोजना कहेगा तब भी सेम रहेगा, प्रयोजन कहेगा तब भी सेम रहेगा। यानी आपको ओवरऑल योजना विधि के ही बारे में बताना है। हमें क्योंकि गुण दोष पूछा है, लेकिन हम थोड़ा सा योजना विधि के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि योजना विधि क्या होता है, उसके गुण दोष बताइए, तो अब ऐसा ना हो कि आप ये कहो कि योजना विधि क्या होता है, ये आपको नहीं समझ में आया या नहीं पता। इसीलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देती हूँ, ताकि आपको उस विधि के बारे में पता रहे कि आखिर वो विधि होती क्या है, ताकि आप उसके गुण दोष को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो यह शिक्षण की एक ऐसी व्यवहारिक विधि है जिसमें कुछ करके सीखने को प्रेरित किया जाता है। इस विधि में एक समय में एक से ज़्यादा भी छात्र सम्मिलित होते हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। परियोजना का मतलब समझिएगा, जैसे हमको आपने नॉर्मली सुना होगा कि हमारे विद्यालय में या हमारे कॉलेज में हमको ये प्रोजेक्ट मिला है, यानी इस प्रोजेक्ट को हमें पूरा करना है। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमें खुद से ही कुछ करके सीखने का जो है हमें प्रेरित किया जाता है कि आप खुद ही उस काम को करिए और सीखिए। जैसे अगर प्रोजेक्ट मिल गया कि आपको जो है किसी भी टॉपिक पर जो है एक पूरा चार्ट बनाना है, या फिर 3D स्ट्रक्चर आप कुछ भी बना सकते हैं, या कोई लिखना है, कोई फाइल तैयार करनी है कोई प्रोजेक्ट पे, तो उसके बारे में जो भी आपकी टॉपिक रहेगी, जो भी आपकी समस्या रहेगी, आप उससे संबंधित जो है चीज़ें इकट्ठा करेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, और जो भी आपका जिस तरह का भी प्रोजेक्ट है आप उसको पूरा करते हैं। तो इसमें बच्चा जो है वो प्रेरित होता है कि खुद ही वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करे उस कार्य को पूरा करे। तो जिसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, व्यवहारिक विधि है, और इसमें कुछ करके सीखने को मिलता है। यानी बच्चा जो है खुद ही सारी चीज़ों को करके सीखता है। ये ऐसा नहीं कि टीचर आपको बुलाएगा कि आप, जैसे अगर मैं बात करूं कि परियोजना के अंतर्गत दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अध्यापक है और एक शिक्षक है और एक स्टूडेंट है। तो अगर शिक्षक आपको क्लास में सारी चीज़ों को, टॉपिक को पढ़ा दे रहा है, जो भी उसको पढ़ाना है आपने पढ़ लिया, तो उसमें बच्चे का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? कुछ रहा नहीं। बच्चा केवल अध्यापक जो पढ़ा रहा है केवल वही चीज़ वो सीख रहा है। लेकिन परियोजना में क्या होता है कि बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया गया कि इसके बारे में तुम खुद ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार करो। तो अगर कोई टॉपिक बच्चे को मिल गया तो बच्चा उसके बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी इकट्ठी करेगा, उसके बारे में जानेगा, जो भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करेगा। तो जब जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे का नॉलेज ही बढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है बच्चा। और वो जो सीखने की क्वालिटी क्या है, वो खुद से सीख रहा है, जिसकी वजह से वो
उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो ये एक ऐसी विधि है जहाँ पे कुछ करके सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि परियोजना जो है यानी प्रोजेक्ट जो है, आप देखेंगे कि एक अकेला बच्चा भी जो है किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है और ग्रुप में भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, यानी बच्चों को ग्रुप बना दिया जाता है कि ये ग्रुप ए बी 2 ग्रुप है, तो ए ग्रुप वाले इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बी वाले इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो इसलिए योजना विधि जो है वो अकेले भी यानी एक छात्र के लिए भी हो सकती है और इसमें एक समय में एक से ज़्यादा छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। और शिक्षक की पूरी विधि में शिक्षक का क्या रोल रहता है, तो शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करता है, यानी आपको वो रास्ता दिखाएगा कि इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर कोई प्रोजेक्ट पे कोई टॉपिक है तो अध्यापक ये कह सकता है कि इसके लिए लाइब्रेरी से बुक वगैरह पढ़िए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करिए। तो एक मार्गदर्शन देने का काम जो है अध्यापक का रहता है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे योजना विधि के गुण। तो जब मैंने योजना विधि आपको समझा दी है तो देखिए अब यहाँ पे जो है आप इसके गुण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब पहला है कि यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है खुद करके सीख रहा है तो सिंपल सी बात है विद्यार्थी केंद्रित होगा। दूसरा, इस विधि में विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचियों, मनोवृत्तियों और चेष्टाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो बच्चे जो है उसमें जो है अपनी रुचि, अपनी मनोवृत्ति, अपनी जो भी इच्छा है उसको ध्यान में रख के जो है उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो इस विधि में यही चीज़ कहा गया है कि जो बच्चों की रुचि है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उन सारी चीज़ों का जो है पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि बच्चा ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट जो करे वो प्रेशर में आके करे या बेमन से करे। क्योंकि प्रोजेक्ट देने का मतलब यही है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, तब जब बच्चे के इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो इस विधि में ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तीसरा है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान पूर्ण एवं सुसंगठित होता है, यानी बच्चा कोई टॉपिक जो प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है तो उसके बारे में वो पूरी डिटेल से जानकारी इकट्ठा करता है ताकि अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर कर पाए। और सुसंगठित होता है, सारी चीज़ों को वो समाहित करता है, हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक जो है अच्छे से संगठित करता है। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि छूट जाए इस प्रोजेक्ट में, तो वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। इसलिए इस विधि में से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण भी होता है और सुसंगठित होता है। चौथा यहाँ पर है कि इस विधि द्वारा बच्चों की अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास होता है, यानी बच्चे की जो खोज प्रवृत्ति होती है, खोजने की प्रवृत्ति, किसी चीज़ का रिसर्च करने की प्रवृत्ति, वो देखिए यहाँ पे बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चा जब खुद से ही प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है तो वो तब इकट्ठा कर पाएगा जब वो सारी चीज़ों वो तब ये बना पाएगा प्रोजेक्ट जब वो सारी चीज़ों को, उस प्रोजेक्ट से संबंधित चीज़ों को वो जानकारी इकट्ठा कर पाएगा उन सारी चीज़ों की। इसके लिए वो खुद करके सीखने की जो क्वालिटी है वो अपने अंदर जो है डेवलप करता है। और जब आपको खुद ही सीखना है तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों को डिटेल में खोजना पड़ेगा, अपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से जानना पड़ेगा। तो जो खोजी प्रवृत्ति होती है, जो अन्वेषणात्मक शक्ति होती है, उसका जो है विकास होता है। पांचवा है, इस विधि में छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है, क्योंकि छात्र स्वतंत्र होकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। यानी बच्चे को अगर प्रोजेक्ट तैयार करना है तो उससे स्वतंत्रता मिलेगी तभी वो करेगा। प्रेशर में प्रोजेक्ट विधि कार्य जो है नहीं करती अच्छे से। तो बच्चे जब स्वतंत्र होते हैं, उन्हें खुद से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहा जाता है, तो वो जो है उनको एक पूरा स्वतंत्र वातावरण मिलता है कि वो अपने टॉपिक को, अपने प्रोजेक्ट को बेहतर करने के लिए जहाँ से हो सके वहाँ से जो है सुविधा ले सकते हैं, ताकि अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। तो और इसमें क्या होता है कि छात्र को स्वतंत्रतापूर्वक जो है अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने काम को पूरा करने का जो है पूरा अवसर मिलता है। छठवां है, बालक में प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। जब प्रोजेक्ट तैयार करना है तो वो बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करेगा कि अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर कर सके, तो जो प्रयोग करने की क्षमता है वो भी डेवलप होती है। सातवां है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक एवं स्थायी होता है। जब आप खुद से करके सीखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आप जो भी वो ज्ञान अर्जित करते हैं वो वास्तविक भी होता है, साथ ही स्थायी भी होता है, मतलब लंबा चलता है। क्योंकि रट्टा मार वाली चीज़ें नहीं होती है। जब आप रट्टा मार करते हैं तो आप भूल जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है आपको वापस से उसे रिकॉल करने में, याद करने में। लेकिन जब आप खुद से चीज़ों को करते हैं तो आप जो भी सीखते हैं वो बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में बना रहता है। आठवां है, इस विधि के प्रयोग से बालक गणित का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना सीखते हैं। अगर हम गणित विषय की बात कर रहे हैं, क्योंकि गणित शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रयोग विधि का उपयोग करते हैं, प्रयोजना विधि का उपयोग करते हैं, तो गणित का हम व्यवहारिक रूप में भी प्रयोग करना सीख पाते हैं।
जैसे अगर कोई चीज़ है, हम अपनी जनरल लाइफ में गणित कहाँ कहाँ नहीं यूज करते, हर जगह करते हैं। बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तब गणित यूज होता है, घर पे रहते हैं तब गणित यूज होता है। तो जब हमको गणित शिक्षण को जब हम प्रयोजना विधि के माध्यम से सीखते हैं, तो उन जो सारी चीज़ सीखी हुई चीज़ें होती हैं उसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी व्यवहारिक जीवन में भी जो है उसका प्रयोग करना सीखते हैं। 9वां यहाँ पे है, इस विधि द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी बच्चा जब प्रयोजना विधि से गणित शिक्षण का उपयोग करता है तो वो समाज में रहकर सामाजिक गुणों का भी विकास उसमें होता है कि लोगों की मदद कैसे की जाए। समाज में अगर कुछ लोग हैं तो उनकी जो है गणित के माध्यम से उनके प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो इस तरह से जो है बच्चा जो है सामाजिक गुणों को भी विकसित करता है अगर उस तरह के विधि का उपयोग करके गणित शिक्षण को स्ट्रॉन्ग करता है या फिर किसी भी शिक्षण को स्ट्रॉन्ग करता है। तो 11वां है, छात्रों में 10वां है, योजना की पूर्ति में मानसिक कार्य के साथ शारीरिक कार्य का भी अवसर प्राप्त होता है। अब जैसे प्रोजेक्ट तैयार करना है तो ऐसा नहीं कि बच्चा केवल मानसिक कार्य कर रहा है, कि दिमाग लगा रहा है, कि अब आप ये सोचो कि आप एक जगह बैठे हो, आपको एक कार्य दे दिया जाए कि आपको ये कार्य करना है, तो क्या आप बैठे बैठे केवल माइंड में सोचते जाओगे, वो कार्य होता जाएगा? नहीं होगा ना। आपको उसके लिए जो है चलना फिरना पड़ेगा, अपने काम को जो है फिजिकली करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कार्य है वो पूरा होगा। यानी योजना में माइंड भी काम करता है कि किस तरह से हमको अपना ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, साथ ही साथ हमारा शारीरिक वर्क भी होता है उसमें, कि हम चलते फिरते रहते हैं, अपने काम को करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट और बेहतर हो या फिर इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से पूरा कर लें, कोई भी कार्य जो है। तो मानसिक के साथ साथ शारीरिक कार्य का भी अवसर जो है योजना विधि के अंतर्गत देखने को मिलता है। 11वां हमारा है, छात्रों में आत्मनिर्भरता विकसित होती है तथा छात्र अनुशासन में रहना भी सीखते हैं। यानी बच्चा इसमें डिपेंडेंट नहीं होता। जब खुद से करने की बारी आती है कि खुद से करके सीखना है, तो बच्चा आत्मनिर्भर बनता है इस विधि के माध्यम से। यानी बच्चा डिपेंड नहीं रहता शिक्षक पे कि शिक्षक ये टॉपिक हमें पढ़ाएगा तभी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो बच्चे जब खुद से सीख रहा है तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो विकसित हो रही है। साथ ही बच्चा अनुशासन में रहना सीख रहा है कि अगर हमारा ये काम खराब हो गया, अगर कहीं पर भी हमने कुछ लापरवाही कर दी तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है तहस नहस हो जाएगा। तो एक अनुशासन की जो बात होती है वो भी इस विधि के दौरान हमें देखने को मिलती है। चाहे वो ग्रुप आप प्रोजेक्ट की बात कर लें, सिंगल प्रोजेक्ट की बात कर लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब उन्हें जो है, मान लो स्टूडेंट को कोई एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि उन्हें जो है 3D मॉडल बनाना है किसी भी टॉपिक का। अगर वो 3D मॉडल वो बना रहे हैं, अगर थोड़ी सी लापरवाही होगी तो उनका पूरा 3D मॉडल जो है टूट गया, तो पूरी उनकी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उन्हें अनुशासन में वो रहेंगे, तो अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, कहीं पर कोई चूक ना हो जाए, तो उससे क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट बहुत बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैं बस एक एग्जांपल बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट विधि से क्या होता है कि बच्चा जब उसे पता है कि उसे ही सारी मेहनत करनी है, अगर उसने थोड़ी सी लापरवाही करी तो उसकी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो उसकी वजह से उसके अंदर अनुशासन की जो भावना है वो भी आती है। क्योंकि नॉर्मली क्लास में जब शिक्षक हमें पढ़ाता है तब बच्चे जो है अनुशासनहीन की जो हीनता जो है वो देखने को मिलती है क्लास में, अनुशासनहीनता, क्योंकि बच्चे बात कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे अध्यापक पे, गप्पे लड़ा रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाता है क्लास में जब शिक्षक पढ़ाता है। लेकिन जब बच्चे को खुद ही करके सीखना है, जब तब वहाँ पे अगर वो अनुशासनहीनता दिखाएगा तब उसका प्रोजेक्ट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से इस विधि में जो है बच्चों में आत्मनिर्भरता और अनुशासन में रहना दोनों चीज़ें जो है अच्छी होती हैं। 12वां हमारा है, वास्तविक जीवन में कठिनाइयाँ सुलझाने की नींव यहाँ से पड़ती है। जैसे अगर हम योजना विधि बचपन में, जैसे स्कूल फेज में, विद्यालय के दौरान अगर हम बच्चे को इस विधि का उपयोग कराते हैं तो वो समस्याओं को अपने तरीके से हैंडल करने की पूरी कोशिश करता है। जो काम उसे दिया जाता है, जो भी समस्या उसे दी जाती है, उसे वो खुद करके उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है योजना विधि के माध्यम से। तो जब हम बचपन में ही या स्कूल लाइफ में ही बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करते हैं तो वो अपने आने वाले जीवन में अगर उनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं तो वो उस कठिनाइयों से भी जो है निकलने का पूरा प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमें जो है इस प्रॉब्लम से निकलना है। वो घबराते नहीं हैं। तो कठिनाइयाँ जो है अपने नॉर्मल जीवन की कठिनाइयाँ सुलझाने में भी काफ़ी जो है मदद करता है प्रोजेक्ट विधि। तो ये मैंने 12 पॉइंट यहाँ पे आपको रखे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इजी है। अगर आप योजना विधि के बारे में जानेंगे तो आप इसके गुणों यानी लाभ के बारे में भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम इसके दोष को भी देख लेते हैं। आगे हम यहाँ पे डालेंगे योजना विधि के दोष। तो इसको यहाँ पे हम पहला है कि यह अधिक खर्चीली विधि है। यानी जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारी जो है चीज़ें लगेंगी, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो, कुछ भी हो, तो जिसकी वजह से खर्चे जैसे बढ़ जाते हैं विद्यालय के।
तो योजना विधि में पहला दोष ये हो जाएगा कि अधिक खर्चीली विधि है। दूसरा है, इस विधि में अधिक समय व श्रम लगता है, यानी बच्चों की मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इस विधि को पूरा करने में। यानी अगर हमको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना है, बच्चे को अगर हम दें कि बच्चे आप लोग जो है इस टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, यानी अगर उससे कंपेयर किया जाए क्लास में एक शिक्षक किसी टॉपिक को ही पढ़ा दे, तो आप देखिए कि क्लास में अगर शिक्षक उस टॉपिक को पढ़ा रहा है तो वो क्लास के दौरान ही वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम बच्चे को खुद से कहें कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करेंगे, तो टाइम टेकन ये प्रोसेस होता है, साथ ही बच्चों की मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो दोष में यही कहा जा सकता है कि इसमें जो है अधिक समय व श्रम लगता है। तीसरा है, परियोजना विधि से प्रायः गणित शिक्षण में क्रमबद्ध ज्ञान देना संभव नहीं हो पाता है, यानी गणित शिक्षण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गणित के अंदर बहुत सारी जो है टॉपिक ऐसे हैं जिसको कि आप क्रम वाइज जो है, अगर पूरे चैप्टर को आप क्रम वाइज अगर आप योजना विधि में बांटेंगे कि हर एक टॉपिक को, गणित के हर एक टॉपिक को आप योजना विधि के माध्यम से कंप्लीट करवाएं, तो देखिए वो क्रमबद्ध तो नहीं हो सकता है। कोई कुछ पॉइंट होंगे जिसको कि आप प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं या बच्चों को खुद मौका देते हैं कि वो इस बारे में समझे जाने। लेकिन अगर आप गणित के हर टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे तो ये क्रमबद्ध ज्ञान देना जो है परियोजना विधि में संभव नहीं हो पाता है। चौथा है, विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता है। देखिए, जब आप बच्चों को खुद से जो है किसी भी प्रोजेक्ट को करने का काम देते हैं तो बच्चे का तो टाइम वगैरह लगता ही है, मेहनत भी लगती है। तो अगर एक बार वो उस चीज़ पे काम कर लिया तो अभ्यास कब करेगा, क्योंकि सारा टाइम तो प्रोजेक्ट बनाने, प्रोजेक्ट को तैयार करने, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने में जा रही है, तो अभ्यास का मौका जो है बच्चे को नहीं मिल पाता है। पांचवा है, इसमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे खर्चीली विधि की मैंने बात की कि उसमें बहुत सारे संसाधन लगेंगे। जब आप विद्यालय में कोई योजना विधि का उपयोग करवा के बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो संसाधन चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि हर विद्यालय अफोर्ड कर पाता है। तो अधिक संसाधनों की जो है इसमें जो आवश्यकता होती है, जो कि इसके एक दोष में आएगा। छठा है, इस विधि द्वारा छात्रों का उचित मूल्यांकन करने में समस्या होती है। यानी बच्चा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है तो अध्यापक को क्या पता कि बच्चा खुद से ही कर रहा है या किसी और की हेल्प लेके कर रहा है। जैसे किसी एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया गया तो बच्चा घर पे जाता है तो घर वालों से करा रहा है कि नहीं करा रहा है, या खुद से कर रहा है, ये अध्यापक को नहीं पता होता। या फिर किसी और विद्यार्थी से तो नहीं करा रहा है, ये भी अध्यापक को नहीं पता होता है। तो एक उचित मूल्यांकन की यही बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ये बच्चा सही है कि नहीं है, ये बच्चे का विकास अच्छा है कि नहीं है, तो उचित मूल्यांकन बच्चों की हो सके, इस चीज़ को करने में जो है समस्या जो है इस विधि द्वारा देखने को मिलती है। आठवां है, उच्च स्तर पर केवल प्रोजेक्ट से शिक्षण नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हम अपर लेवल पे चलते जाएं विद्यालय स्तर में, तो आप उच्च लेवल पे जब जाएंगे तब आप प्रोजेक्ट से शिक्षण जो है नहीं दे सकते। वहाँ पे हर चीज़ आप प्रोजेक्ट से नहीं करा सकते, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, फिर फार्मूले वगैरह आ जाते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। तो गणित शिक्षण की भी बात करें तो हर एक चीज़ आप जो है नहीं कर पाएंगे। अगर उच्च लेवल पे अगर आप जाते हैं तो प्रोजेक्ट विधि का कार्य आप हर एक चीज़ के लिए नहीं कर सकते, यानी हर एक चीज़ आप प्रोजेक्ट से शिक्षण नहीं कर सकते उच्च स्तर पर। आठवां है, यह प्रत्येक विद्यालय में संभव नहीं है, क्योंकि हर विद्यालय देखिए इंस्ट्रूमेंट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भी उपकरण चाहिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता योजना विधि के लिए। तो हर विद्यालय में ये विधि जो है संभव नहीं है। नौवां है, इस विधि में अध्यापक का कार्य अधिक हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अध्यापक को अब देखना पड़ेगा कि बच्चा सही से कर रहे हैं कि नहीं प्रोजेक्ट को, क्योंकि गाइड करने का काम तो होता ही है, और अध्यापक को फिर हर बच्चे पर ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो है प्रोजेक्ट जो है नहीं कर पा रहा है, कहीं पर उसे गाइड करने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं पर गाइडेंस देने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये चीज़ देखने के लिए उसे हर एक बच्चे पर जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो अध्यापक का जो कार्य है वो अधिक हो जाता है, उसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 10वां है, इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि गहन अध्ययन का मतलब ये कि बच्चा जो है अब उसे प्रोजेक्ट बनाना है तो वो सोचता है कि फटाफट जो है इस चीज़ को हम पूरा कर ले। वो हो सकता है कि कभी कभी जैसे नॉर्मली अगर बच्चा खुद से करके सीख रहा है तो वो बहुत डिटेल में जाता है चीज़ों के, लेकिन क्या सारे बच्चे ऐसा करते हैं? आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो क्या आप उस पर मेहनत करोगे? हम लोग भी क्या करते हैं नॉर्मली कि किसी की फ़ाइल मिल जाए यार उस टॉपिक से रिलेटेड तो हम वही छापते हैं, या फिर कोई हमें घर पे कोई हमारा प्रोजेक्ट तैयार कर दे, या फ्रेंड हमारे कोई प्रोजेक्ट हमारा तैयार कर दे, तो हमको मेहनत ना करना पड़े, जिसकी वजह से जो है ये है कि गहन अध्ययन जो है संभव नहीं हो पाता है इसकी वजह से, इन सब प्रॉब्लमों की वजह से। ठीक है, अगर हाँ बच्चा खुद करके सीख रहा है तो बिल्कुल आपको आप बहुत अच्छे से डिटेल में जाएंगे चीज़ों के,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि सब लोग जो है जल्दीबाजी के चक्कर में कि हमारा प्रोजेक्ट तैयार कर दो यार, तो वो उस चीज़ के बारे में इवन पढ़ते भी नहीं है जो टॉपिक उन्हें दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट उन्हें दिया जाता है। तो कई बार ये चीज़ देखी गई है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। 11वां है, व्यवहारिक न होने के कारण यह विधि अधिक प्रचलन में नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो योजना विधि का उपयोग देखिए हर विद्यालय नहीं कर पा रहा है, तो सभी नहीं कर पाते हैं इस विधि का उपयोग, यानी व्यवहारिक नहीं है ये विधि, जिसकी वजह से ये विधि अधिक प्रचलन में भी नहीं है। 12वां है, यदि योजना का संचालन ठीक प्रकार से न किया जाए तो कार्य पर कुछ ही छात्रों का प्रभुत्व हो जाता है। यानी अगर जैसे ग्रुप में अगर बच्चे कार्य कर रहे हैं, ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, तो अगर टीचर उनका संचालन जो है सही तरीके से नहीं कर पाया, सही तरीके से उनको गाइडेंस नहीं कर पाया, या उनकी देख रेख नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जो प्रोजेक्ट जो कार्य हमें दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, तो उस पर कुछ ही छात्र जो है उन्हीं का प्रभुत्व हो जाता है, मतलब वही राज करने लगते हैं कि मैं लीडर हूँ, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे। तो सभी बच्चों का, जबकि प्रोजेक्ट में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी बच्चों का, सभी को इक्वल जो है वैल्यू देनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता है जब अगर उस योजना का संचालन सही से न किया जाए। तो 13वां यहाँ पे है कि सभी उपविषय इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते। यानी गणित के में भी बहुत सारे जो पार्ट होते हैं, सभी उपविषय जो होते हैं गणित में, जैसे बीज गणित हुआ, अंक गणित हुआ, रेखा गणित हुआ, तो आप हर एक चीज़, हर एक विषय को गणित में, हर उपविषय को जो है इसके माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। उसी तरह हर विषय में भी यही है कि हर विषय के जो उपविषय है आप उनको जो है इस विधि से नहीं पढ़ा सकते। तो यहाँ पे जो हमारा ये 13 इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको बताया है दोस्त के, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वरना क्योंकि अभी हमारा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है वो भी काफ़ी लेंदी है, तो अगर उसको समझाएंगे तो आपकी वीडियो जो है कम से कम 1 घंटे की चली जाएगी। तो हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ब्रेक करके चलते हैं। तो हम पार्ट 1 में केवल योजना विधि और उसके गुण दोष को देखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। पार्ट 2 में जो है हम इसके संश्लेषण विधि, उनके गुण दोष, उनके अंतर सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। पार्ट 2 जो है हम उसको बताने के बाद उसकी जो लिंक है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। आपको पार्ट 2 जो है वहाँ पे संश्लेषण विधि के बारे में, विश्लेषण विधि के बारे में मिल जाएगी पार्ट 2 करके। और पार्ट 2 की वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो मैं पार्ट 1 को मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लिया करें। प्लेलिस्ट में आपको जो है बहुत सारी वीडियो जो है इसके टॉपिक्स गणित शिक्षा से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।